हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रैक्टिशनर लीगल। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज की इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम डिस्कस करेंगे लैंडमार्क केसेस ऑफ इंडियन लॉज। नाउ आप इन केसेस को रिफर कर सकते हैं किसी भी लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो AIB हो, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो नेट हो एंड एवरीथिंग एल्स। सो जब हम बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स की तो बट ऑब्वियस है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ द ग्रैंड नॉर्म ऑफ आवर कंट्री। नाउ जब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि आर्टिकल 12 क्या है, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट? वो इसलिए क्योंकि जो डेफिनेशन है स्टेट की वही यूटिलाइज होती है थ्रू आउट पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट अगेन? बिकॉज जो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, वी कैन ओनली एनफोर्स देम अगेंस्ट अ स्टेट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 12। नाउ हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 में एक्चुअली कंटेंट क्या है। तो आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव वे में प्रोवाइड करता है। इसका मतलब वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी एंटिटीज या अथॉरिटीज होंगी जो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगी। तो देखते हैं। Article 12 basically says state includes the government and parliament of India, very obvious, the lawmaking authority of the country and the government that is running the entire country, that is definitely state. So we can get our rights, fundamental rights enforced against them. Secondly, the government and legislature of each of the states. यहाँ पर state का मतलब होता है province. So basically when we refer to this sort of state, we are meaning Uttar Pradesh और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ and so on. So in particular states की जो गवर्नमेंट है या legislative authorities हैं वो भी state के अंदर काउंट होंगी. So in states की विधान परिषद या विधानसभा they will be state. नाउ जो शुरू के दो पॉइंट्स हैं दे आर प्रिटी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस कि वो एक्चुअली स्टेट किसको रिफर कर रहे हैं। सो द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज ऑफ दिस यूनियन गवर्नमेंट एंड द लोकल प्रोविंसेस, सो दे आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जो चीज़ प्रॉब्लमैटिक होती है वो होती है हमारे थर्ड और फोर्थ पॉइंट में, यानी कि ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज जिनका स्कोप प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल अथॉरिटीज, ये डिफाइंड है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। सो वी रिफर टू सेक्शन 3 clause 31 of the general clauses act जहां पर local authority defined है। Now according to this, local authority shall mean a municipal committee, district board, body of port commissioners or other authorities legally entitled to or entrusted by the government with the control of management of a municipal or local fund। Now जब हम लोग आर्टिकल के थर्ड क्लॉज को और जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 31 को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें यह भी दिख जाता है कि जो लोकल अथॉरिटीज की डेफिनेशन है वो भी प्रिटी मच क्लियर है एंड अनएम्बिगुअस है। तो जो प्रॉब्लमैटिक होती है चीज वो होती है डेफिनेशन हमें अदर अथॉरिटीज के समझने के लिए, बिकॉज ये कहीं डिफाइंड नहीं है कि अदर अथॉरिटीज के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगी। इस वजह से जुडिशरी के पास बहुत सारा स्कोप आ गया कि वो इंक्लूड कर सके अलग अलग को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। नाउ इसी वजह से थ्रू आउट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं जो साल दर साल अलग अलग अथॉरिटीज को इंक्लूड किए हैं स्टेट की डेफिनेशन के अंदर, एंड आज हम उन्हीं केसेस से गो थ्रू करने वाले हैं। नाउ टाइम के साथ जब अदर अथॉरिटीज का स्कोप डिफाइन करने की बात आ रही थी तो जो कोर्ट्स है उन्होंने एक चीज माइंड में रखी है कि स्टेट डायनेमिक होता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो टाइम के साथ चेंज होती जाएगी। वाई? बिकॉज हमारी फंडामेंटल राइट्स एक्सपैंड होते रहेंगे, उनके साथ एक्सपैंड होंगी वो भी एंटिटीज जिसके अगेंस्ट हम अपने फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करा सकते हैं। यही बात हम आगे के केसेस में देखेंगे कि कैसे स्टेट का जो था स्टेट के डेफिनेशन का जो स्कोप था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो आज की सीरीज में जो पहला केस है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस में बेसिकली क्वेश्चन ये उठा था कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट है अंडर द अदर अथॉरिटीज एज डिफाइंड इन आर्टिकल 21। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया था एजुस्डम जेनेरिस का। नाउ जो कॉन्सेप्ट है एजुस्डम जेनेरिस का वो बेसिकली ये कहता है कि अगर कुछ वर्ड साइड बाय साइड या लगातार लिखे गए हैं तो उन सारे वर्ड्स को सेम तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, एंड इसी प्रिंसिपल को यहां पर अदर अथॉरिटीज को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया गया था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंड वाज कि जो टर्म था अदर अथॉरिटी उसको कहा गया कि उससे एजुस्डम जेनेरिस को यूज करते हुए
सेम उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा जैसे आर्टिकल 12 की बाकी सारी चीजें हैं। बाकी सारी चीजें क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट है और लोकल अथॉरिटीज है। तो इनका मानना ये था स्टेट ऑफ मद्रास वाले केस में कि जो अदर अथॉरिटीज के अंदर इंस्टीट्यूशंस या एंटिटीज इंक्लूड किए जाएंगे, उन्हें भी उसी सेंस का फंक्शन निर्वाह करना पड़ेगा जैसा कि बाकी के ऊपर के 3 क्लॉजेस करते हैं। तो बेसिकली बाकी के ऊपर के 3 क्लॉजेस क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन। उनका फंक्शन जो है वो गवर्नमेंटल या सोवरेन नेचर का है। सो अदर अथॉरिटीज के अंदर अगर आपको इंस्टीट्यूशन इंक्लूड करते हैं या करना चाह रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस का भी नेचर गवर्नमेंटल होना चाहिए या सोवरेन नेचर का होना चाहिए। तो इस केस में ये कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास थी वो ना तो कोई गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही थी या ना तो वो सॉवरेन फंक्शन कर रही थी। तो यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को कहा गया कि ये कोई स्टेट नहीं है। द प्रिंसिपल यूज वॉज एजुस्डम जेनेरिस, कि एजुस्डम जेनेरिस के प्रिंसिपल को देखते हुए ये कहा गया कि क्योंकि बाकी सारी जो एंटिटीज हैं आर्टिकल 12 के अंदर वे गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन निर्वाह कर रही हैं, इसलिए अदर अथॉरिटीज के अंदर कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन होगा तो उसे भी सेम टाइप की नेचर की चीजें करनी पड़ेंगी। एंड क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ना तो गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही थी ना तो सोवरेन फंक्शन कर रही थी, इसलिए वो एक स्टेट नहीं हो सकती। ये कहा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। जो कॉन्सेप्ट है एजुस्डम जेनेरिस का, जिसे यूज किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को स्टेट की डेफिनेशन में ना इंक्लूड करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुस्डम जेनेरिस रिजेक्ट कर दिया गया था उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। नाउ इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि जो एजुस्डम जेनेरिस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। एंड इसके अलावा ये भी चीज नोट की गई थी कि अदर अथॉरिटीज के अलावा जो ऊपर के 3 क्लॉजेस हैं आर्टिकल 12 में, उनके बीच में आपस में भी कोई कॉमन जीनस नहीं है, इसलिए हम एजुस्डम जेनेरिस का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते आर्टिकल 12 को इंटरप्रेट करते टाइम। ये कहा गया था हमें उज्जमबाई के केस में। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के केस में वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया था उज्जमबाई के केस में। तो नेक्स्ट केस जो हम डील करने वाले हैं वो है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस। इस केस में ये बात नोट की गई थी कि अगर कोई भी बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है जो किसी लॉ के अंडर पे या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे फॉर्म किया जा रहा है, तो उसके पास बहुत सारी इनॉर्मस पावर होती है जिसकी वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। नाउ अगर उनके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होंगे तो उनको जुडिशियल रेमेडीज भी तो मिलनी चाहिए। यही बात की गई थी हमारे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में। इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि अगर कोई भी बॉडी है जो किसी लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्म हो रही है तो उसे स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड करना चाहिए, इवन इफ वो कोई गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन नहीं डिस्पेंस कर रहे हो। यानी कि जो बात यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में कही गई थी वो यहां पर अगेन पलट दी गई। तो अगर इवन इफ किसी लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बॉडी फॉर्म हो रही है, देन अगेन इट विल बी कंसिडर्ड अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से हमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिले थे, पहला एजुस्डम जेनेरिस का, दूसरा गवर्नमेंटल एंड सॉवरेन फंक्शंस का। तो जो एजुस्डम जेनेरिस वाली बात थी वो उज्जमबाई के केस में ओवर रूल कर दी गई और गवर्नमेंटल एंड सॉवरेन फंक्शन वाली बात जो थी वो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ओवर रूल कर दी गई। अगर आप राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस को पढ़ेंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इफ एक बॉडी या इंस्टीट्यूशन स्टैट्यूट के अंदर तो फॉर्म हो रहा है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस कर रहा है, उसका कोई गवर्नमेंटल सॉवरेन या एनी टाइप ऑफ स्टेट वाला पर्पस नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस है, तो क्या फिर भी हम उसे स्टेट कंसिडर करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया था सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में, जहां पर यह देखा गया था कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जो स्टैट्यूट के अंदर तो बन रही है लेकिन सिर्फ कमर्शियल पर्पस डिस्पेंस कर रही है, तो इसमें कोर्ट ने यह रूल किया था कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जैसे कि ONGC या LIC या IFC, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर काउंट होंगे अंडर द क्लॉज ऑफ अदर अथॉरिटीज। सो इस केस में बेसिकली ये माना गया कि ONGC, LIC या IFC जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। जब आप प्रिपेयर करते हैं AIB का तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज इवन लास्ट ईयर जब हम AIB 19 का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा केस है जहां पर रजिस्टर्ड सोसाइटीज को स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया था। उसका आंसर अजय हासिया है, बट दिस पर्टिकुलर केस वाज देयर इन द ऑप्शंस। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सी अथॉरिटी को कौन से केस में स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ONGC को स्टेट के डेफिनेशन के अंदर कौन से केस ने इंक्लूड किया, तो योर आंसर वुड बी सुखदेव वर्सेस भगत राम।
नाउ द नेक्स्ट केस इज आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेट का दर्जा दिया गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। रीजन ये दिया गया था कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के अंदर, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। तो हम देख सकते हैं कि जो रीजनिंग फॉलो की गई थी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे फॉर्म होती है तो वो स्टेट होगी। तो आर.डी. शेट्टी में सेम रीजनिंग फॉलो किया गया कि क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटीज फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 1971 के अंदर, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड अ स्टेट। नाउ आर.डी. शेट्टी का केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने दो मेजर पॉइंटर्स दिए थे कि अगर ये दोनों पॉइंटर्स कोई भी अथॉरिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी सेटिस्फाई करता है तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो वो दो पॉइंटर्स कौन से हैं? सो फर्स्टली, अगर कोई भी बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है जिसके मैनेजमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का यूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल है या उस बॉडी को गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही हो, तो ऐसे में उस बॉडी को हम कहेंगे कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट और इट इज एन एजेंसी ऑफ स्टेट, and in either case it will be included under the definition of state in article 12 under the clause of other authorities. So यहाँ से हमें मिलता है concept of instrumentality of state, यानी कि अगर कोई भी बॉडी है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो इन दोनों क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा होगा, then we will consider it as instrumentality of state and it will be automatically considered as state. ये हमें कहा गया था आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में। नाउ नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। हम यहाँ पर एक हायरार्की देखेंगे कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये कहा गया था कि स्टैट्यूट के बेसिस पे अगर कोई बॉडी फॉर्म हो रही है तो वो स्टेट होगी। फिर आर.डी. शेट्टी में हमने देखा कि क्योंकि एक स्टैट्यूट यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट 1971 के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इनैक्ट की गई थी, तो उसकी वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी भी स्टेट हो गई। तो हमने देखा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस पे बेस्ड था आर.डी. शेट्टी केस। नाउ आर.डी. शेट्टी केस पे बेस्ड है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का स्टेट। अब बेसिकली इस केस में भारत पेट्रोलियम स्टेट है या नहीं है ये क्वेश्चन उठाया गया था। तो यहां पर इसका आंसर ये मिला था कि भारत पेट्रोलियम इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट as defined in R.D. Shetty and that's why it will be considered a state. Now this case becomes very important because ये 5 ऐसे पॉइंटर्स बताता है जिसके प्रेजेंट होने पे हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं। पहला कि द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट बीइंग द चीफ फंडिंग सोर्स। सो अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका चीफ फंडिंग सोर्स स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज से आता है तो वो एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट होगी। सेकेंडली, द फंक्शनल कैरेक्टर बीइंग गवर्नमेंटल इन एसेंस, यानी कि अगर कोई भी ऐसी बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है जिसका जो एसेंस है फंक्शनिंग का वो गवर्नमेंटल हो तो वो भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट होगी। थर्डली, प्लेनरी कंट्रोल रिसाइडिंग इन गवर्नमेंट, प्लेनरी मीन्स कंप्लीट और फुल। सो अगर किसी भी बॉडी का फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट होगी। नेक्स्ट, उस बॉडी की एक प्रायर हिस्ट्री है कि वो सेम टाइप की एक्टिविटी जो बॉडी आज कर रही है वो पहले गवर्नमेंट करती थी, तो इस केस में भी वो बॉडी जो है इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट कंसिडर की जाएगी। एंड लास्टली, सम एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी और कमांड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर बॉडी में गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटी या कमांड आज भी रखती है तो वो बॉडी भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट हो जाएगी। ये जो 5 पॉइंटर्स हैं वो हमें दिए गए थे सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां पर ये डिसाइड हुआ था कि भारत पेट्रोलियम इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट। Lastly, we have the case of Ajay Hasia versus Khalid Mujib, and this is a very interesting case because ये केस स्टैंड करता है in opposition to the राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस। ये केस बेसिकली ये कहता है कि किसी भी एंटिटी को या बॉडी को स्टेट की डेफिनेशन में अगर इंक्लूड करवाना है तो उसके डिटरमाइनिंग टेस्ट ये नहीं है कि वो बॉडी किसी स्टैट्यूट से क्रिएट हुई हो। डिटरमाइनिंग टेस्ट ये है कि वो जो पर्टिकुलर बॉडी है इट शुड बी एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट। नाउ इसने भी कुछ क्राइटेरियाज दिए थे कि हम कब एक बॉडी को इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट कंसिडर करेंगे, तो इसने 6 क्राइटेरिया दिए थे। सो विल गो थ्रू दैट कि अगर किसी भी बॉडी का एंटायर शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट हेड कर रही है, या गवर्नमेंट उसको सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, या गवर्नमेंट उसको मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करने दे रही है, या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल रखी हुई है उस पर्टिकुलर बॉडी पे,
या वो कोई भी ऐसा फंक्शन कर रही है जो कि कॉपरेशन फंक्शन के अंडर फॉल करता हो। नाउ इसी के रिलेशन में लास्ट पॉइंटर ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा काम था जो पहले कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कर रहा था लेकिन अब वो किसी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया हो, तो दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन वुड ऑल्सो बी एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट एंड दैट इज it will be defined as a state under the heading of other authorities. Now this case is very important because अजय हास्य केस में ही ये कहा गया था कि registered societies will be included in the under the definition of state under article 12. सेम क्वेश्चन AIB 19 में भी पूछा गया था कि कौन सा ऐसा केस है जहां पर रजिस्टर्ड सोसाइटीज को स्टेट का दर्जा दिया गया था। सो द आंसर वाज अजय हास्य वर्सेस खालिद मुजीब। So that will be all for this video. Stick with us and we'll be coming up with more landmark judgments and more landmark cases from all the subjects. Thank you so much. Raj Verma signing off.